आज का हमारा अध्याय है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? हम कैसे जान सकते हैं कि बाजार से खरीदा हुआ दूध, घी, मक्खन, नमक, मसाला, मिनरल जल या जूस शुद्ध है? यहाँ पर चित्र 2.1 में रसोई में उपयोग की जाने वाली कुछ वस्तुओं के नाम दिए गए हैं, जैसे शुद्ध नमक, शुद्ध घी और शुद्ध दूध, ये दिखाए गए हैं। क्या आपने कभी इन खाने वाले पदार्थों के डिब्बों के ऊपर लिखे शुद्ध शब्द पर ध्यान दिया है? एक साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध का अर्थ होता है कि पदार्थ में कोई मिलावट न हो, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए ये सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थों के मिश्रण हैं, अतः शुद्ध नहीं है। उदाहरण के लिए दूध, जल, वसा, प्रोटीन आदि का मिश्रण है। जब एक वैज्ञानिक किसी पदार्थ को शुद्ध कहता है, तो इसका तात्पर्य है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हैं। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। जब हम अपने चारों ओर देखते हैं, तो पाते हैं कि सभी पदार्थ दो या दो से अधिक शुद्ध अवयवों के मिलने से बने हैं। उदाहरण के लिए समुद्र का जल, खनिज, मिट्टी आदि सभी मिश्रण हैं। 2.1 मिश्रण क्या है? मिश्रण, जिसे पदार्थ कहा जाता है, एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। किसी पदार्थ को अन्य प्रकार के तत्वों में भौतिक प्रक्रम द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। हम जानते हैं कि जल में घुले हुए सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण या आसवन विधि द्वारा जल से पृथक किया जा सकता है। यद्यपि सोडियम क्लोराइड अपने आप में एक पदार्थ है और इसे भौतिक विधि के द्वारा इसके रासायनिक अवयवों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता, इसी प्रकार चीनी एक पदार्थ है, क्योंकि यह एक ही प्रकार का शुद्ध अवयव रखता है और इसका यौगिक समान रहता है। पेय पदार्थ और मिट्टी में एक समान कण नहीं है। किसी भी स्रोत से प्राप्त होने वाले किसी एक पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण एक समान होंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ होते हैं। 2.1.1 मिश्रण के प्रकार। अवयवों की प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के मिश्रणों का निर्माण होता है। इस तरह मिश्रण के कई प्रकार होते हैं। क्रियाकलाप 2.1। कक्षा को ए, ब, स और द समूह में बांटें। एक बीकर जिसमें 50 ml जल और 1 चम्मच कॉपर सल्फेट चूर्ण हो, समूह ए को दें। समूह ब को एक बीकर में 50 ml जल तथा 2 चम्मच कॉपर सल्फेट चूर्ण दें। कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट या साधारण नमक जिसे सोडियम क्लोराइड समूह स और द को दें। दोनों को अवयवों की पृथक पृथक मात्रा दें। अब पृथक पृथक समूह के उन अवयवों को मिलाकर मिश्रण तैयार करें। उनके रंग और बनावट के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार करें। समूह ए और ब को एक मिश्रण प्राप्त होता है जिसकी बनावट समान होती है। इस तरह के मिश्रण को हम समांगी मिश्रण अथवा विलयन कहते हैं। इस तरह के मिश्रणों के कुछ अन्य उदाहरण हैं: जल में नमक और जल में चीनी। दोनों समूह से प्राप्त
घोल के रंगों की तुलना करें। यद्यपि दोनों समूहों के पास कॉपर सल्फेट का घोल है, लेकिन उन दोनों घोल के रंगों की तीव्रता पृथक-पृथक है। यह दिखलाता है कि समांगी मिश्रण पृथक-पृथक संगठन रख सकते हैं। समूह स और द ने तो मिश्रण प्राप्त किया है, उनके अंश भौतिक दृष्टि से पृथक हैं। इस तरह के मिश्रण को विषमांगी मिश्रण कहते हैं। सोडियम क्लोराइड और लोहे की छिलन, नमक और सल्फर एवं जल और तेल विषमांगी मिश्रण के अन्य उदाहरण हैं। क्रियाकलाप 2.2। आइए पुनः कक्षा को 4 समूह ए, ब, स और द में बांटें। प्रत्येक समूह को नीचे दिए हुए नमूनों में से एक दें। समूह ए को कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल दें। समूह ब को 1 चम्मच कॉपर सल्फेट दें। समूह स को चौंक का चूर्ण या गेहूं का आटा दें। समूह द को दूध या शाही की कुछ बूंदें दें। छात्रों को कांच की छड़ की सहायता से नमूनों को जल में मिलाने को कहें। क्या कण जल में दिखाई देते हैं? अब टॉर्च से प्रकाश की किरण को बीकर पर डालें और इसको सामने से देखें। क्या प्रकाश की किरण का मार्ग दिखाई देता है? अब मिश्रण को कुछ समय तक शांत छोड़ दें। इस बीच मिश्रण छानने वाले उपकरण को तैयार कर लें। क्या मिश्रण स्थिर है या कुछ समय के बाद कण नीचे बैठना शुरू करते हैं? मिश्रण को छान लें। क्या छानक पत्र पर कुछ शेष बचा है? कक्षा में परिणामों पर चर्चा कर इस क्रिया पर एक मत बनाने का प्रयत्न करें। समूह ए और ब एक विलयन पाते हैं। समूह स एक निलंबन पाता है। समूह द्वय एक कोलाइड विलयन पाता है। चित्र 2.2 निस्यंदन या छानने की प्रक्रिया। यहाँ पर ये छना हुआ द्रव है, ये प्रकनली है, ये कीप लगा हुआ है, यहाँ ऊपर कांच की छड़ है, ऊपर छानक पत्र के साथ संलग्न कीप में नितरा हुआ द्रव है, इसको छानक पत्र कहते हैं। बी मुड़ा हुआ छानक पत्र। सी छानक पत्र का शंकु। अब हम विलयनों, निलंबनों और कोलाइड विलयनों के बारे में पढ़ेंगे। प्रश्न: पदार्थ से आप क्या समझते हैं? दूसरा, समांगी और विषमांगी मिश्रणों में अंतर बताएं। 2.2 विलयन क्या है? विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। आप प्रतिदिन बहुत प्रकार के विलयनों को देखते होंगे। नींबू जल, सोडा जल आदि विलयन के उदाहरण हैं। प्राय हम एक विलयन को ऐसे तरल पदार्थ के रूप में विचार करते हैं जिसमें ठोस, द्रव्य या गैस मिले हों, लेकिन प्रकृति में ठोस विलयन, मिश्र धातु और गैसीय विलयन वायु भी होते हैं। एक विलयन के कणों में समांगिकता होती है। उदाहरण के लिए नींबू जल का स्वाद सदैव समान रहता है। यह दर्शाता है कि इस विलयन में चीनी और नमक के कण समान रूप से वितरित होते हैं। मिश्र धातुएं, ये धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी मिश्र धातुओं को मिश्रण माना जाता है क्योंकि ये अपने घटकों के गुणों को दर्शाते हैं और पृथक-पृथक संगठन रखते हैं। उदाहरण के लिए पीतल, जिंक लगभग 30% और कॉपर लगभग 70% का मिश्रण है। किसी विलयन को दो भागों विलायक और विलयन में बांटा जाता है। विलयन का वह घटक जिनकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है, जो दूसरे घटक को
विलयन में मिलाता है उसे विलायक कहते हैं। विलयन का वह घटक प्राय कम मात्रा में होता है जो कि विलायक में घुला होता है, उसे विलय कहते हैं। उदाहरण के लिए चीनी और जल का विलयन एक तरल घोल में ठोस का उदाहरण है। इसमें चीनी विलेय है और जल विलायक है। दूसरा, आयोडीन और एल्कोहल का विलयन, जिसे टिंचर आयोडीन के नाम से जाना जाता है, इनमें आयोडीन विलेय है और एल्कोहल विलायक है। तीसरा, वात युक्त पेय जैसे सोडा जल, कोक इत्यादि तरल विलयन में गैस के रूप में है। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस विलेय और जल विलायक है। चौथा, वायु गैस में गैस का विलयन है। यह मुख्यतः दो घटकों ऑक्सीजन 21% और नाइट्रोजन 78% का समांगी मिश्रण है। नाइट्रोजन को वायु का विलायक कहा जाता है। वायु में दूसरी गैसें बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होती हैं। विलयन के गुण। विलयन एक समांगी मिश्रण है। विलयन के कण व्यास में 1 नैनोमीटर 10 की पावर -9 मीटर से भी छोटे होते हैं, इसलिए वे आंख से नहीं देखे जा सकते हैं। अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं हैं, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता। छानने की विधि द्वारा विलेय के कणों को विलयन में से पृथक नहीं किया जा सकता है। विलयन को सांद्र छोड़ देने पर भी विलेय के कण नीचे नहीं बैठते हैं, अर्थात विलयन स्थायी है। 2.2.1 विलयन की सांद्रता। क्रियाकलाप 2.2 में हमने देखा कि समूह ए और समूह बे के पास एक ही पदार्थ के विभिन्न आभाओं के रंगों के विलयन है। हम लोग जानते हैं कि विलयन में पृथक पृथक मात्रा में विलायक और विलेय पदार्थ होते हैं। विलयन में मौजूद विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर इसे तनु, सांद्र और संतृप्त घोल कहा जा सकता है। तनु और सांद्र तुलनात्मक शब्द हैं। क्रियाकलाप 2.2 में समूह ए द्वारा प्राप्त विलयन समूह बे की तुलना में तनु है। क्रियाकलाप 2.3 दो पृथक पृथक बीकरों में 50 ml जल लें। एक बीकर में नमक और दूसरे में चीनी अथवा बेरियम क्लोराइड मिलाकर अच्छी तरह मिला लें। जब विलेय पदार्थ और अधिक न घुले तब 5 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए बीकर को गर्म करें। विलेय पदार्थ को पुनः मिलाना शुरू करें। क्या किसी दिए गए ताप पर चीनी, नमक अथवा बेरियम क्लोराइड की जल में घोली गई मात्राएं बराबर हैं? किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलेय पदार्थ घुल सकता है जितनी की विलयन की क्षमता होती है। दूसरे शब्दों में, दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो इस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है उसकी घुलनशीलता कहलाती है। यदि एक विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है तो इसे असंतृप्त विलयन कहा जाता है। यदि विलयन में विलेय पदार्थ की सांद्रता संतृप्त स्तर से कम हो तो उसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं। यदि आप किसी विशिष्ट ताप पर एक संतृप्त विलयन लें तथा उसे धीरे धीरे ठंडा करें तो क्या होगा? उपरोक्त किए गए क्रियाकलाप से हम कह सकते हैं कि दिए हुए एक निश्चित तापमान पर पृथक पृथक पदार्थों की विलयन क्षमता भिन्न होती है। विलायक की मात्रा द्रव्यमान अथवा आयतन में घुले हुए
विलेय पदार्थ की मात्रा को अथवा विलेय पदार्थ की मात्रा को विलयन के किसी दी गई मात्रा अथवा आयतन में उपस्थित हो उसे विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलयन की सांद्रता बराबर विलेय की मात्रा अपॉन विलयन की मात्रा या विलेय की मात्रा टे विलाय की मात्रा। विलयन की सांद्रता को दर्शाने की बहुत सी विधियां हैं, लेकिन हम यहाँ सिर्फ दो विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। पहला, द्रव्यमान या विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। दूसरा है द्रव्यमान या विलयन के आयतन प्रतिशत बराबर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान और विलयन का आयतन इंटू 100। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। उदाहरण 2.1, एक विलयन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक मिले हैं। विलयन की सांद्रता का परिकलन करें। हल, विलेय पदार्थ या नमक का द्रव्यमान 40 ग्राम, विलायक या जल का द्रव्यमान 320 ग्राम। हम जानते हैं विलयन का द्रव्यमान बराबर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान बराबर 40 ग्राम प्लस 320 ग्राम यानी 360 ग्राम। विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। तो 40 अपॉन 360 इंटू 100 बराबर 11.1%। इसका आंसर है। 2.2 निलंबन क्या है? क्रियाकलाप 2.2 में समूह 6 के द्वारा पाया गया विषमांगी घोल जो ठोस द्रव में विक्षेपित हो जाता है निलंबन कहलाता है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थ कण घुलते नहीं हैं, बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं। ये निलंबित कण आंखों से देखे जा सकते हैं। निलंबन के गुण, यह एक विषमांगी मिश्रण है। ये कण आंखों से देखे जा सकते हैं। ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं जिससे उनका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है। जब इसे शांत छोड़ देते हैं तब ये कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन अस्थायी होता है। छानन विधि द्वारा इन कणों को मिश्रण से पृथक किया जा सकता है। जब सभी कण नीचे बैठ जाते हैं तो निलंबन समाप्त हो जाता है तथा विलयन में प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन रुक जाता है। 2.3 कोलाइडल विलयन क्या है? क्रियाकलाप 2.2 समूह 2 के द्वारा प्राप्त मिश्रण को कोलाइडल विलयन कहा जाता है। कोलाइड के कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं। निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होने के कारण यह मिश्रण समांगी प्रतीत होता है, लेकिन वास्तविकता में विलयन विषमांगी मिश्रण है, जैसे दूध। कोलाइडल कणों के छोटे आकार के कारण हम इसे आंखों से नहीं देख पाते हैं, लेकिन ये कण प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं, जैसा कि हमने क्रियाकलाप 2.2 में देखा है। प्रकाश की किरण का फैलना टिंडल प्रभाव कहा जाता है। टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। एक कमरे में छोटे छिद्र के द्वारा जब प्रकाश की किरण आती है तब वहां पर हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। चित्र 2.3 कॉपर सल्फेट का विलयन
टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता। बी, दूध तथा पानी का मिश्रण टिंडल प्रभाव दर्शाता है। यहाँ पर ये टॉर्च को दिखाया गया है, यहाँ प्रकाश का मार्ग दृष्टिगोचर होता हुआ ये दिखाया गया है। यह कमरे में मौजूद धूल और कार्बन के कणों के द्वारा प्रकाश के फैलने का कारण होता है। जब एक घने जंगल के आच्छादन से सूर्य की किरण गुजरती है, वहां हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। जंगल के कोरे में छोटे छोटे जल के कण होते हैं जो कोलाइड कणों के समान व्यवहार करते हैं। सारणी 2.1 कोलाइड्स के सामान्य उदाहरण। यहाँ प्रक्षिप्त प्रावस्था दी गई है, ये प्रक्षेपण माध्यम दिया गया है, ये इसका प्रकार है, ये इसके उदाहरण है। जब द्रव और गैस का प्रकार है एरोसोल, उदाहरण है कोहरा, बादल और कुहासा। ठोस और गैस, इसका प्रकार होता है एरोसोल, उदाहरण होते हैं धुआं, स्वचालित वाहन का निधार। गैस और द्रव प्रकार होता है फोम, शेविंग क्रीम। द्रव और द्रव, इसका प्रकार होता है इमल्सन, दूध और फेस क्रीम। ठोस और द्रव, इसका प्रकार होता है सोल, मैग्नीशिया मिल्क और कीचड़। गैस और ठोस, इसका फोम, फोम रबड़, स्पंज और प्यूमिस। द्रव और ठोस प्रकार होता है जेल, जेली, पनीर और मक्खन। ठोस और ठोस, ठोस सोल, रंगीन रत्न पत्थर और दूध या कांच। चित्र 2.4 में टिंडल प्रभाव को दिखाया गया है। कोलाइड के गुणधर्म। यह एक विषमांगी मिश्रण है। कोलाइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि ये पृथक रूप से आंखों से नहीं देखे जा सकते। ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलाते हैं तथा इसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है, तब ये कण तल पर बैठते हैं, अर्थात ये स्थायी होते हैं। ये छानन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किए जा सकते, किंतु एक विशेष विधि अपकेंद्रीकरण तकनीक क्रियाकलाप 2.5 द्वारा पृथक किए जा सकते हैं। कोलाइडल विलयन प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम से बनता है। विलय पदार्थ की तरह का घटक या प्रक्षिप्त कण जो कि कोलाइडल रूप में रहता है, उसे प्रक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं, तथा वह घटक जिसमें प्रक्षिप्त प्रावस्था निलंबित रहता है उसे प्रक्षेपण माध्यम कहते हैं। कोलाइडल को प्रक्षेपण माध्यम जैसे ठोस, द्रव या गैस की अवस्था और प्रक्षिप्त प्रावस्था के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। सारणी 2.1 में कुछ उदाहरण दिए गए हैं। प्रश्न, उदाहरण के साथ समांगी एवं विषमांगी मिश्रणों में विभेद कीजिए। दूसरा प्रश्न, विलयन, निलंबन और कोलाइड एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। तीसरा क्वेश्चन, एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में 293 केल्विन पर घोला जाता है, इस तापमान पर इनकी सांद्रता प्राप्त करें। 2.3 मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। हम पढ़ चुके हैं कि प्राय प्राकृतिक पदार्थ रासायनिक तौर पर शुद्ध नहीं होते। मिश्रण से घटकों को पृथक करने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। पृथक करने से मिश्रण के प्रत्येक घटक के बारे में जानकारी प्राप्त करना और प्रयोग में लाना सुगम हो जाता है। विषमांगी मिश्रण को साधारण भौतिक क्रिया द्वारा पृथक किया जा सकता है, जैसे हाथ से चुनकर, छन्नी से छानकर, जो हम प्रतिदिन व्यवहार में
लाते हैं। कभी कभी मिश्रण से घटकों को पृथक करने के लिए विशेष तकनीकों को प्रयोग में लाया जाता है। 2.3 रंग वाले घटक या डाई को नीले अथवा काले रंग की स्याही से कैसे पृथक कर सकते हैं। क्रियाकलाप 2.4 आधा बीकर जल लें, बीकर के मुख पर वाच ग्लास रखें, कुछ बूंद स्याही या वाच ग्लास पर डाल दें। अब बीकर को गर्म करना शुरू करें। हम स्याही को प्रत्यक्ष रूप से गर्म नहीं करना चाहते हैं। आप देखेंगे कि वाच ग्लास से वाष्पीकरण हो रहा है। वाष्पीकरण होने तक गर्म करना जारी रखते हैं। जब वाच ग्लास पर कोई परिवर्तन नहीं दिखता है, तब हम उसे गर्म करना बंद कर देते हैं। इसे ध्यान से देखें और प्रेक्षित करें। चित्र 2.5 वाष्पीकरण। यहाँ पर ये जल को दिखाया गया है, ये बीकर है, ये वॉच ग्लास है, ऊपर स्याही दिखाई गई है, ये वाष्प को दिखाया गया है। अब उत्तर दें, आपके विचार में वाच ग्लास पर से किसका वाष्पीकरण हुआ। क्या वाच ग्लास पर कोई अवशेष बचा है? क्या आप प्रतिपादित करेंगे क्या स्याही एक शुद्ध पदार्थ है या मिश्रण है? हम पाते हैं कि स्याही जल में रंग का एक मिश्रण है। इस तरह से हम विलायक से विलेय पदार्थ को वाष्पीकरण की विधि के द्वारा पृथक कर सकते हैं। 2.3 दूध से क्रीम को कैसे पृथक कर सकते हैं। आजकल हम बाजार में संपूर्ण फुल क्रीम, टोड, डबल टोन प्रकार के दूध पॉलीपैक अथवा टेट्रा पैक में पाते हैं। दूध के इन प्रकारों में भिन्न भिन्न मात्रा में वसा होती है। क्रियाकलाप 2.5 एक प्रणाली में थोड़ी मात्रा में संपूर्ण क्रीम युक्त दूध लें। अपकेंद्रीय यंत्र से इसे 2 मिनट तक अपकेंद्रित करें। अगर स्कूल में ये यंत्र उपलब्ध नहीं है तो ये प्रयोग आप घर पर रसोई में प्रयोग होने वाली मथनी या मिक्सी में भी कर सकते हैं। यदि नज़दीक में कोई मिल्क डेयरी है तो वहां जाएं और पूछें वे क्रीम से दूध को कैसे पृथक करते हैं। दूसरा, वे दूध से पनीर कैसे प्राप्त करते हैं। अब उत्तर दें। दूध को मंथने पर आपने क्या देखा। दूध में से क्रीम का पृथक्करण कैसे करते हैं। कभी कभी द्रव में मौजूद ठोस कण इतने छोटे होते हैं कि ये छानक पत्र से बाहर निकल आते हैं। इन कणों को पृथक करने के लिए छानन विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऐसे मिश्रणों को अपकेंद्रित के द्वारा पृथक किया जाता है। इस सिद्धांत के आधार पर इसे तेजी से घुमाया जाता है, तब भारी कण नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण ऊपर रह जाते हैं। अनुप्रयोग, जांच प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र के जांच में, डेयरी और घर में क्रीम के मक्खन निकालने की प्रक्रिया में, कपड़े धोने की मशीन में भीगे हुए कपड़ों से जल निचोड़ने में। 2.3 दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं। क्रियाकलाप 2.6 आइए कीप के प्रयोग से मिट्टी के तेल को जल से पृथक करने का प्रयास करें। मिट्टी के तेल और जल के मिश्रण को एक पृथक्करण कीप में डालें। कुछ देर तक इसे शांत छोड़ दें ताकि जल तथा तेल की पृथक पृथक परत तैयार हो जाए। पृथक्करण कीप के स्टॉप कोर को खोलें और सावधानी पूर्वक नीचे वाले जल की परत को निकाल लें। जैसे ही तेल नीचे पहुंचे, स्टॉप कोर को बंद कर दें।
चित्र 2.6 अघुलनशील द्रवों का पृथक्करण। यहाँ पर ये स्टॉप कोर्क को रखा गया है, ये जल, यहाँ पर ये मिट्टी का तेल है, यहाँ ऊपर पृथक्करण कीप को दिखाया गया है। अनुप्रयोग: तेल तथा जल में अघुलनशील मिश्रण को पृथक करने में। दूसरा, धातु शोधन के दौरान लोहे को पृथक करने में। इस विधि के द्वारा हल्के स्लेग या धातुमल को ऊपर से हटा लिया जाता है तथा भट्टी की निचली सतह पर पिघला हुआ लोहा शेष रह जाता है। सिद्धांत के अनुसार आपस में नहीं मिलने वाले द्रव अपने घनत्व के अनुसार विभिन्न परतों में पृथक हो जाते हैं। 2.3 नमक तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा है कि अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर वह ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार उन मिश्रणों जिनमें ऊर्ध्वपातित हो सकने वाले अवयव हों को ऊर्ध्वपातित न होने वाले योग्य अशुद्धियां इस प्रकार प्रकरण में नमक से पृथक करने के लिए ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। अमोनियम क्लोराइड, कपूर, नेफ्थलीन और एंथ्रासीन इत्यादि ऊर्ध्वपातित होने वाले योग्य ठोस पदार्थों के कुछ उदाहरण हैं। चित्र 2.3 ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया में अमोनियम क्लोराइड और नमक का पृथक्करण। यहाँ पर ये चीनी मिट्टी की प्याली को दिखाया गया है। यहाँ ठोसीकृत अमोनियम क्लोराइड, उल्टी रेखी की और रुई का प्लेग, अमोनियम क्लोराइड की वाष्प, अमोनियम क्लोराइड तथा नमक का मिश्रण यहाँ पर ये दिखाया गया है। 2.5 क्या काली स्याही में डाई एक ही रंग है। क्रियाकलाप 2.7 छानक पत्थर की एक पतली परत लें, इसके निचले किनारे से 3 सेंटीमीटर ऊपर पेंसिल से एक रेखा खींच लें। उस रेखा के बीच में जल में घुलनशील काली स्याही की एक बूंद रखें, इसे सूखने दें। जार, बीकर या प्रकनली में जल लें, उसमें इस छानक कागज को इस प्रकार रखें कि वह जल की सतह के ठीक ऊपर रहे, जैसा चित्र 2.8 ए में दर्शाया गया है। अब इसे शांत छोड़ दें। जैसे ही जल छानक पत्र पर ऊपर की ओर उठे, सावधानी पूर्वक देखें, अवलोकन को लिखें। चित्र 2.8 क्रोमेटोग्राफी द्वारा काली स्याही में विद्यमान डाइयों का पृथक्करण। यहाँ स्याही का निशान दिखाया गया है, पेंसिल से खींची रेखा और ये छनक पत्र दिखाया गया है। यहाँ पर ये जल, यहाँ पर ये स्याही का निशान दिखाया गया है। यहाँ ये छानक पत्र है, ये जार है, यहाँ कागज की क्लिप है, ये दिखाई गई है। ऊपर कांच की छड़ को दिखाया गया है। अब उत्तर दें। जैसे जैसे जल ऊपर की ओर उठता है, आपने छानक पत्र पर क्या देखा। क्या आपने छानक पत्र के टुकड़े पर विभिन्न रंगों का अवलोकन किया। आपके मतानुसार रंग के स्थान का छानक पत्र ऊपर की ओर उठने का क्या कारण है। जो स्याही हमने प्रयोग की उसमें जल विलायक के रूप में है तथा डाई विलय के रूप में। जैसे ही जल छानक पत्र पर ऊपर की दिशा की ओर अग्रसर होता है, क्रिकेट के मैदान डाई विलय के रूप में, जैसे ही जल छानक पत्र पर ऊपर की दिशा की ओर अग्रसर होता है, यह डाई के कणों को भी अपने साथ ले लेता है। प्राय डाई दो या दो से अधिक रंगों का मिश्रण होता है। रंग वाला घटक जो कि जल में अधिक घुलनशील है, तेजी से ऊपर उठता है।
इस प्रकार रंगों का पृथक्करण संभव हो जाता है। मिश्रण से घटकों को पृथक करने की इस विधि को क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। ग्रीक में क्रोमा का अर्थ रंग होता है। इस विधि को सबसे पहले रंगों को पृथक करने में प्रयोग किया गया था, इसलिए इसका नाम क्रोमेटोग्राफी पड़ा। यह एक ऐसी विधि है जिसका प्रयोग उन विलेय पदार्थों को पृथक करने में होता है जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले होते हैं। तकनीकी में विकास के साथ ही क्रोमेटोग्राफी में नई तकनीकों का विकास हुआ है, जिसके बारे में आप उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। अनुप्रयोग: पहला, डाई में रंगों को पृथक करने में। दूसरा, प्राकृतिक रंगों में पिगमेंट को पृथक करने में। तीसरा, रक्त से नशीले पदार्थों को पृथक करने में। 2.6 दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं। क्रियाकलाप 2.8 आइए हम एसीटोन और जल को उनके मिश्रण से पृथक करने का प्रयास करें। मिश्रण को आसवन फ्लास्क में लें, इसमें एक थर्मामीटर लगाएं। उपकरण को दिए गए चित्र 2.9 के अनुसार व्यवस्थित करें। चित्र 2.9 घुलनशील द्रवों का आसवन विधि से पृथक्करण। यहाँ पर ये एसीटोन को दिखाया गया है, शीतल जल निक्षेप दिखाया गया है, जल संघनक क्लैंप दिखाया गया है, जल निर्गत दिखाया गया है, जल तथा एसीटोन का विलीन दिखाया गया है, ऊपर थर्मामीटर दिखाया गया है, इसको क्लैंप बोलते हैं। ये आसवन है, आसवन फ्लास्क दिखाया गया है। मिश्रण को धीरे धीरे गर्म करें और सावधानी पूर्वक थर्मामीटर का अवलोकन करें। एसीटोन वाष्पीकृत होता है तथा संघनित होकर संगणक द्वारा बाहर निकालने पर इसे बर्तन में एकत्रित किया जा सकता है। जल आसवन फ्लास्क में शेष रह जाता है। अब उत्तर दें। जब आप मिश्रण को गर्म करना शुरू करते हैं तब आप क्या अवलोकित करते हैं? कुछ समय के लिए किस तापमान पर थर्मामीटर का पाठ्यांक स्थिर हो जाता है? एसीटोन का क्वथनांक क्या है? दोनों घटकों को हम पृथक कर पाते हैं, क्यों? इस विधि को आसवन कहा जाता है। इसका उपयोग वैसे मिश्रण को पृथक करने में किया जाता है जो विघटित हुए बिना उबलते हैं तथा जिनके घटकों के क्वथनांकों के मध्य अधिक अंतराल होता है। दो या दो से अधिक घुलनशील द्रवों जिनके क्वथनांकों का अंतर 25 केल्विन से कम होता है के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए वायु से विभिन्न गैसों का पृथक्करण तथा पेट्रोलियम उत्पादों से उनके विभिन्न घटकों का पृथक्करण। इसका उपकरण साधारण आसवन विधि के समान ही होता है, केवल आसवन फ्लास्क और संगणक के बीच एक प्रभाजी स्तंभ का प्रयोग किया जाता है। साधारण प्रभाजी स्तंभ एक नली होती है जो कि शीशे के गुटकों से भरी होती है। ये गुटके वाष्प को ठंडा और संघनित होने के लिए सतह प्रदान करते हैं, जैसा कि चित्र 2.10 में दर्शाया गया है। चित्र 2.10 प्रभाजी आसवन। यहाँ पर शुद्ध द्रव्य घटक, ये जल संघनक है, ये जल निर्गत का है। यहाँ ऊपर थर्मामीटर और कोरक लगे हुए हैं, यहाँ पर भी कोरक लगा हुआ है। शीतल जल निवेश, यहाँ मिश्रण दिखाया गया है। ये आसवन फ्लास्क है, ये प्रभाजी कॉलम है, यहाँ क्लैंप को दिखाया गया है। दो 2.7 वायु से गैसों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? वायु एक समांगी मिश्रण है तथा इसके घटकों को प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक किया जा सकता है। प्रवाह चित्र 2.11 इस विधि के विभिन्न चरणों को दर्शाता है।
यहाँ पर वायु को दिखाया गया है। दाब बढ़ाकर या तापमान कम करके वायु को संपीड़न तथा ठंडा करना। द्रवीय वायु, प्रवाजी आसवन कॉलम में वायु को धीरे धीरे गर्म करना। विभिन्न ऊंचाइयों पर गैसों का पृथक्करण। यहाँ पर चित्र 2.11 में वायु से गैसों को पृथक करने के लिए प्रवाह चित्र दिखाया गया है। क्वथनांक डिग्री सेल्सियस ऑक्सीजन -183, ऑर्गन -186 और नाइट्रोजन -196 डिग्री। वायु प्रतिशत आयतन में 20.9, ऑर्गन 0.9 और नाइट्रोजन 78.1%। ये इस तरह से यहाँ पर ये चित्र 2.12 में वायु के घटकों का पृथक्करण दिखाया गया है। यहाँ ये चालक है, यहाँ वायु निवेश है, दबाव में वायु, यहाँ गर्म वायु, ये जल निर्गत, ये शीतल संपीड़ित वायु, ये जमा हुआ शीतल जल निवेश, शुष्क बर्फ के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड निर्गत। पृथक करने वाली ये द्रव्य वायु को दिखाया गया है। ये विस्तारक जेट, प्रवाजी आसवन कॉलम, नाइट्रोजन निर्गत, ऑर्गन निर्गत और ये द्रव्य ऑक्सीजन को दिखाया गया है। इसमें यदि हम वायु से ऑक्सीजन गैस चित्र 2.12 को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें वायु में उपस्थित दूसरी गैसों को पृथक करना होगा। द्रव्य वायु प्राप्त करने के लिए पहले वायु पर दबाव बढ़ाया जाता है और फिर ताप को घटाकर उसे ठंडा कर संपीड़ित किया जाता है। इस द्रवित गैस को प्रभाजी आसवन स्तंभ में धीरे धीरे गर्म किया जाता है, जहां सभी गैसें विभिन्न ऊंचाइयों पर अपने क्वथनांक के ऊपर पृथक हो जाती हैं, जैसा कि चित्र 2.12 में दर्शाया गया है। निम्नलिखित के उत्तर दें। वायु में उपस्थित गैसों को उनके बढ़ते हुए क्वथनांक के अनुसार व्यवस्थित करें। जब वायु को ठंडा किया जाता है तो कौन सा घटक पहले द्रव में परिवर्तित होता है? 2.8 किसी अशुद्ध को नमूने में से शुद्ध कॉपर सल्फेट कैसे प्राप्त कर सकते हैं? क्रियाकलाप 2.9 एक चीनी मिट्टी की प्याली में लगभग 5 ग्राम अशुद्ध कॉपर सल्फेट लें। जल की न्यूनतम मात्रा में इसे घोल दें। अशुद्धियों को छान लें। संतृप्त विलयन प्राप्त करने के लिए जल को कॉपर सल्फेट के घोल से वाष्पीकृत करें। 2.3 जल घर में जल शुद्धि निकाय, ये जल भंडार है। ये तलहट टैंक दिखाया गया है। ठोस पदार्थों को नीचे बैठने के लिए ये बाहर टैंक है। निलंबित अशुद्धियों के तलहट के लिए ये चालक टैंक है। इसमें जल, बालू, कंकड़, मोटे कंकड़ दिखाए गए हैं। बैक्टीरिया मारने के लिए क्लोरीनीकरण दिखाया गया है और घरों को यहाँ पर ये जल मिलता रहता है। विलयन को छानक पत्र से ढक दें तथा कमरे के तापमान पर इसे दिन भर ठंडा होने के लिए शांत छोड़ दें। आप कॉपर सल्फेट के क्रिस्टलों को चीनी मिट्टी की प्याली में प्राप्त करेंगे। इस प्रक्रम को क्रिस्टलीकरण कहा जाता है। अब उत्तर दें। चीनी मिट्टी की प्याली में आप क्या अवलोकन करते हैं? क्या क्रिस्टल एक समान दिखाई देता है? चीनी मिट्टी की प्याली में रखे द्रव्य से क्रिस्टल को कैसे पृथक करेंगे? क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जाता है। उदाहरण के लिए समुद्री जल से जो नमक हम प्राप्त करते हैं उसमें बहुत सी अशुद्धियाँ हो सकती हैं। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग किया जाता है। क्रिस्टलीकरण वह विधि है जिसके द्वारा क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस को विलयन से पृथक किया जाता है। क्रिस्टलीकरण विधि साधारण वाष्पीकरण विधि से निम्न कारणों से उत्तम होती है।
कुछ ठोस विघटित हो जाते हैं या कुछ चीनी के समान गर्म करने पर झुलस जाते हैं। छानने के पश्चात भी अशुद्ध विलेय पदार्थ को विलायक के घोलने पर विलयन में कुछ अशुद्धियाँ रह सकती हैं। वाष्पीकरण होने पर ये अशुद्धियाँ ठोस को दूषित कर सकती हैं। अनुप्रयोग: समुद्री जल द्वारा प्राप्त नमक को शुद्ध करने में, अशुद्ध नमक से फिटकरी को पृथक करने में। इस प्रकार मिश्रण की प्रकृति के अनुसार ऊपर दी गई विधियों में से किसी का प्रयोग कर हम शुद्ध पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं। तकनीकियों में विकास के साथ कई और पृथक करने वाली विधियों का आविष्कार हो चुका है। शहरों में जल घर से पीने योग्य जल की आपूर्ति की जाती है। जल घर का एक रेखा चित्र 2.13 में दर्शाया गया है। जल घर से अपने घर में प्राप्त होने वाले पेयजल के विभिन्न चरणों पर अपनी कक्षा में चर्चा करें। प्रश्न पहला, पेट्रोल और मिट्टी का तेल जो कि आपस में घुलनशील हैं के मिश्रण को आप कैसे पृथक करेंगे? पेट्रोल तथा मिट्टी के तेल के क्वथनांकों में 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक का अंतराल है। दूसरा, पृथक करने की सामान्य विधियों के नाम दें। दही से मक्खन, समुद्री जल से नमक, नमक से कपूर। तीसरा क्वेश्चन, क्रिस्टलीकरण विधि से किस प्रकार के मिश्रणों को पृथक किया जा सकता है? 2.4 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में अंतर को समझने के लिए आइए सबसे पहले भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों के बीच के अंतर को जानें। पिछले अध्याय में हमने पदार्थ के भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन किया है। ऐसे गुण जिनका हम अवलोकन एवं वर्णन कर सकते हैं, जैसे कि रंग, कठोरता, दृढ़ता, बहाव, घनत्व, द्रव्यनांक और तथा क्वथनांक इत्यादि को भौतिक गुण कहा जाता है। अवस्थाओं का अंतर रूपांतरण एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि ये परिवर्तन पदार्थों के संगठन में बिना परिवर्तन किए होते हैं और उनकी रासायनिक प्रकृति में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। यद्यपि बर्फ, जल और वाष्प अलग अलग दिखते हैं और ये भिन्न भिन्न भौतिक गुणों को दर्शाते हैं, लेकिन ये रासायनिक रूप से समान होते हैं। जल तथा खाना पकाने वाले तेल दोनों द्रव हैं, लेकिन उनके रासायनिक गुणधर्म भिन्न हैं। इनकी गंध और ज्वलनशीलता में अंतर है। हम जानते हैं कि तेल हवा में जलता है, जबकि जल आग को बुझाता है। तेल का यह रासायनिक गुण जल से इसे अलग करता है। जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। जलने की प्रक्रिया में एक पदार्थ दूसरे से क्रिया करके अपने रासायनिक संगठन में परिवर्तन लाता है। रासायनिक परिवर्तन पदार्थ के रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन लाता है तथा हम नया पदार्थ पाते हैं। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक प्रतिक्रिया भी कहा जाता है। मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। क्या आप इनकी पहचान कर सकते हैं? निम्न को रासायनिक और भौतिक परिवर्तनों में वर्गीकृत करें। पेड़ों को काटना, मक्खन का एक बर्तन में पिघलना, अलमारी में जंग लगना, जल का उबलकर वाष्प बनना, विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित होना तथा इसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में विघटित होना, जल में साधारण नमक का घुलना, फलों से सलाद बनाना, लकड़ी और कागज का जलना। अपने आसपास की चीज़ों को शुद्ध पदार्थों या मिश्रण से अलग करने का प्रयत्न करें। 2.5 शुद्ध पदार्थों के क्या प्रकार हैं? पदार्थों को उनके रासायनिक संगठन के आधार पर तत्वों या यौगिकों में वर्गीकृत किया जा सकता है।
2.5 तत्व। रॉबर्ट बॉयल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1661 में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया। फ्रांस के रसायनज्ञ एंटोली लॉरेंट लवाइजिए सन 1743 से सन 1794 ने सबसे पहले तत्व की परिभाषा को प्रयोग द्वारा प्रतिपादित किया। उनके अनुसार तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। तत्वों को साधारणतः धातु, अधातु तथा उपधातु में वर्गीकृत किया जा सकता है। धातुएं प्राय दिए हुए निम्न गुण धर्मों में से सभी को या कुछ को प्रदर्शित करती हैं। ये चमकीली होती हैं। ये चांदी जैसी सफ़ेद या सोने की तरह पीले रंग की होती हैं। ये ताप या विद्युत की सुचालक होती हैं। ये तन्य होती हैं और इनको तार के रूप में खींचा जा सकता है। ये आघातवर्धनीय होती हैं। इनको पीटकर महीन चादरों में डाला जा सकता है। ये प्रतिध्वनिपूर्ण होती हैं। सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि धातु के उदाहरण हैं। पारा धातु होते हुए भी कमरे के तापमान पर द्रव है। अधातुएं दिए गए निम्न गुणों में से प्राय कुछ को या सभी को प्रदर्शित करती हैं। ये विभिन्न रंगों की होती हैं। ये ताप और विद्युत की कुचालक होती हैं। ये चमकीली, प्रतिध्वनिपूर्ण और आघातवर्धनीय नहीं होती हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, कोल या कोक, ब्रोमीन, क्लोरीन इत्यादि अधातुओं के उदाहरण हैं। कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच गुणों को दर्शाते हैं। उन्हें उपधातु कहा जाता है, जैसे बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि। अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या 100 से अधिक है। इनमें से 92 तत्व प्राकृतिक हैं जबकि शेष मानव निर्मित हैं। अधिकतर तत्व ठोस हैं। 11 तत्व कमरे के तापमान पर गैसें हैं। 2 तत्व पारा और ब्रोमीन कमरे के तापमान पर द्रव है। गैलियम और सीजियम तत्व कमरे के तापमान 303 केल्विन से कुछ अधिक तापमान पर द्रव अवस्था ले लेते हैं। 2.5 यौगिक। एक यौगिक वह पदार्थ है जो कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बना है। जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो हम क्या पाते हैं? क्रियाकलाप 2.10। कक्षा को 2 समूह में विभक्त करें। दोनों समूहों को 50 ग्राम लोहे का चूर्ण और 3 ग्राम सल्फर एक चीनी मिट्टी की प्याली में दें। समूह फर्स्ट, लोहे के चूर्ण और सल्फर पाउडर को पीसकर मिलाएं। समूह सेकंड, लोहे के चूर्ण और सल्फर पाउडर को पीसकर मिलाएं। मिश्रण को तीव्र ताप पर लाल होने तक गर्म करें। अब ज्वाला को हटा दें और मिश्रण को ठंडा होने दें। समूह फर्स्ट और सेकंड, प्राप्त सामग्री में चुंबकीय गुण की जांच करें। सामग्री के निकट एक चुंबक को लाएं। जांच करें कि क्या सामग्री चुंबक की ओर आकर्षित होती है। दोनों समूहों द्वारा प्राप्त सामग्री के रंग और बनावट की तुलना करें। प्राप्त सामग्री के एक भाग में कार्बन डाइसल्फाइड मिलाएं। मिश्रण अच्छी तरह मिलाएं तथा छान लें। प्राप्त पदार्थ के दूसरे भाग में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाएं। इस क्रियाकलाप के लिए अध्यापक का निर्देशन आवश्यक है। इस क्रियाकलाप को लोहा तथा सल्फर तत्वों के साथ अलग अलग दोहराएं और अवलोकनों को नोट करें। अब उत्तर दें, क्या दोनों समूहों द्वारा प्राप्त सामग्री दिखने में समान है? किस समूह द्वारा प्राप्त सामग्री में चुंबकीय गुण विद्यमान है? क्या प्राप्त सामग्री के घटकों को
हम पृथक करने में सक्षम हैं। क्या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सामग्री पर डालने से दोनों समूहों को गैस प्राप्त होती है? क्या दोनों स्थितियों में प्राप्त गैस की गंध समान है या अलग अलग है? समूह फर्स्ट द्वारा प्राप्त गैस हाइड्रोजन है। यह रंगहीन, गंधहीन और ज्वलनशील है। इसकी ज्वलनशीलता की जांच कक्षा में न करें। समूह सेकंड द्वारा प्राप्त गैस हाइड्रोजन सल्फाइड है। यह रंगहीन गैस है और इसकी गंध सड़े हुए अंडे जैसी है। आपने पाया कि दोनों समूह द्वारा प्राप्त पदार्थ भिन्न गुणों को दर्शाते हैं। यद्यपि प्रारंभ में दिए गए पदार्थ समान थे, समूह फर्स्ट की क्रिया के फलस्वरूप भौतिक परिवर्तन हुआ, जबकि समूह सेकंड की क्रिया के फलस्वरूप पदार्थों के रासायनिक परिवर्तन हुआ। समूह फर्स्ट द्वारा प्राप्त सामग्री को दो पदार्थों का मिश्रण है। दिए गए पदार्थ लोहा तथा सल्फर है। सारणी 2.2 मिश्रण तथा यौगिक। यहाँ मिश्रण दिखाया गया है, यहाँ यौगिक। तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते। तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है। यौगिक नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी होता है। मिश्रण इसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्मों को दर्शाता है। यौगिक नए पदार्थ के गुणधर्म पूरी तरह से भिन्न होते हैं। मिश्रण घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है। घटकों को केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। मिश्रण का गुण उन दोनों मिले हुए तत्वों के गुण के समान है। समूह सेकंड द्वारा प्राप्त सामग्री यौगिक है। दोनों तत्वों को तीव्रता से गर्म करने पर हमने यौगिक पाया, जिनका गुण मिले हुए तत्वों से पूरी तरह भिन्न है। यौगिक का संगठन पूरे पदार्थ में समान है। हम यह भी देख सकते हैं कि यौगिक की बनावट और रंग भी सभी स्थानों पर समान है। इस प्रकार संक्षेप में हम पदार्थ की भौतिक और रासायनिक प्रकृति को निम्न आरेख द्वारा व्यवस्थित कर सकते हैं। यहाँ पदार्थ दिखाए गए हैं, ठोस, द्रव्य और गैस। यहाँ शुद्ध पदार्थ, यहाँ मिश्रण है, कोई नियत संगठन नहीं। शुद्ध पदार्थ में तत्व आते हैं और यौगिक तत्व सरल पदार्थों में विभक्त नहीं किए जा सकते, उनको तत्व कहा जाता है। उदाहरण के लिए कॉपर, ऑक्सीजन, लोहा, हाइड्रोजन, पारा इत्यादि। यौगिक नियत संगठन रासायनिक या विद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा घटक तत्वों में विघटित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जल, मीथेन, चीनी, नमक आदि। मिश्रण समांगी और विषमांगी। समान संगठन को समांगी, असमान संगठन को विषमांगी। उदाहरण के लिए जल में चीनी, जल में नमक, कार्बन डाई सल्फाइड में सल्फर, जल तथा एल्कोहल आदि। उदाहरण के लिए बालू तथा नमक, चीनी तथा नमक, लकड़ी, रक्त और तेल में जल आदि। इस तरह से ये अध्याय हमारा पूरा हो गया है।